कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं। दोनों की उम्र लगभग 30 साल है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की नौकरी है। दोनों हर महीने लगभग 70,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका है। उसके पास निवेश है, बचत है और सबसे बड़ी बात, उसे पैसों की चिंता कम होती है। दूसरा दोस्त, उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है, लेकिन हर महीने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बढ़ते खर्च के बाद उसके खाते में लगभग कुछ नहीं बचता। अब सवाल है, जब दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी थी, तो दोनों की मंजिल इतनी अलग कैसे हो गई? क्या फर्क उनकी इंटेलिजेंस में था? क्या फर्क उनकी नौकरी में था? या फिर फर्क उनके पैसे के साथ व्यवहार करने के तरीके में था? यही सवाल हमें मॉर्गन हाउसल की चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी समझाती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी क्या है, पैसे को समझना। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप पैसे को देखने का अपना नजरिया बदल देंगे। रोहित एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। बचपन में उसने अपने पिता को पैसे के लिए संघर्ष करते देखा था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, जिंदगी में अच्छी नौकरी करना और खूब पैसा कमाना। रोहित ने इस बात को दिल में बैठा लिया। नौकरी लगी तो उसकी सैलरी 40,000 रुपये थी। कुछ सालों बाद सैलरी 70,000 रुपये हो गई, फिर 1,00,000 रुपये। लेकिन एक समस्या थी, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती गई, उसके खर्च भी बढ़ते गए। पहले वह 15,000 रुपये के किराए के घर में रहता था। सैलरी बढ़ी तो 25,000 रुपये का घर ले लिया, फिर नई बाइक, फिर महंगा फोन, फिर कार की ईएमआई, फिर बाहर खाना, फिर वीकेंड ट्रिप्स, और धीरे धीरे 1,00,000 रुपए की सैलरी भी उसे कम लगने लगी। एक दिन उसका दोस्त अमन उससे मिला। अमन ने पूछा, तू महीने का कितना बचाता है? रोहित हंसते हुए बोला, यार, बचाने का टाइम ही नहीं मिलता, पहले सैलरी बढ़ने दे। अमन चुप रहा, क्योंकि उसे पता था रोहित की समस्या उसकी इनकम नहीं थी, उसकी समस्या थी उसकी लाइफस्टाइल। एक दिन रोहित ने एक नई लग्जरी कार खरीद ली। ईएमआई लगभग 35,000 रुपए। उसने सोशल मीडिया पर फोटो डाली। लोगों ने कमेंट किया, भाई मजे हैं, क्या बात है, लाइफ सेट। रोहित खुश था। उसे लग रहा था कि अब लोग उसे सक्सेसफुल समझेंगे। लेकिन उसी रात वह अपने कमरे में बैठकर क्रेडिट कार्ड का बिल देख रहा था। उसके पास सेविंग्स बहुत कम थी और अगले महीने ईएमआई फिर आनी थी। यहीं द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत गहरी बात समझाती है। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना दो अलग चीजें हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 8 लाख रुपए की कार खरीद लेते हैं, तो आपके पास 2 लाख रुपए बचते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप अपनी जरूरत के अनुसार कम खर्च करके 8 लाख रुपए निवेश में रखते हैं, तो शायद बाहर से आप कम अमीर दिखें, लेकिन अंदर से आप ज्यादा मजबूत हैं। क्योंकि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वह नहीं जो आपने खर्च कर दी, दौलत वह है जो आपके पास बची हुई है। अमन की सैलरी भी 70,000 रुपये थी, लेकिन वह एक अलग नियम अपनाता था। सैलरी आते ही सबसे पहले वह अपने भविष्य के लिए पैसा अलग करता। मान लीजिए 70,000 रुपये सैलरी आई, वह 15,000 रुपये निवेश के लिए अलग कर देता, फिर घर का खर्च, फिर बाकी जरूरतें। वह महंगी चीजें खरीदने के खिलाफ नहीं था, लेकिन वह हर चीज खरीदने से पहले एक सवाल पूछता, क्या यह चीज मेरी जिंदगी को वास्तव में बेहतर बनाएगी? एक दिन रोहित ने पूछा, तू नई कार क्यों नहीं लेता? अमन हंसा, जब जरूरत होगी ले लूंगा। रोहित बोला, यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अमन ने कहा, बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई चुकाने में न निकल जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा हमें लग्जरी देता है, लेकिन किताब का एक महत्वपूर्ण विचार इससे अलग है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम। कल्पना कीजिए, आपकी नौकरी आपको पसंद नहीं है, बॉस आपको परेशान करता है, लेकिन आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है। आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगले महीने घर का किराया देना है, ईएमआई देनी है, बच्चों की फीस देनी है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आपके पास 8 से 12 महीने के खर्च जितनी सेविंग्स है, तो आप कह सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं नौकरी छोड़ सकता हूं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रूप है।
पैसा सिर्फ BMW खरीदने की ताकत नहीं देता, पैसा आपको ना कहने की ताकत देता है, अपने समय पर थोड़ा नियंत्रण देता है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की क्षमता देता है, और शायद यही पैसे की सबसे बड़ी असली कीमत है। अब वापस आते हैं रोहित के पास। उसकी सैलरी अब 1.5 लाख रुपए हो गई थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने कहा, बस 2 लाख रुपए सैलरी हो जाए, फिर आराम से रहूंगा। 2 साल बाद सैलरी 2 लाख रुपए हो गई। अब उसने कहा, अगर 3 लाख रुपए हो जाए तो जिंदगी सेट है। कुछ समय बाद 3 लाख रुपए भी हो गए, लेकिन अब उसका खर्च भी 2.7 लाख रुपए हो चुका था। उसका घर बड़ा हो गया, कार महंगी हो गई, ट्रैवल महंगा हो गया, लाइफस्टाइल महंगी हो गई, और एक दिन उसे एहसास हुआ वह पहले से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन पहले से ज्यादा तनाव में था। यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन आता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए इनफ कितना है। अगर आपको कभी नहीं लगता कि मेरे पास पर्याप्त है, तो चाहे 1 लाख रुपए कमाएं या 10 लाख रुपए, दौड़ खत्म नहीं होगी। अब कहानी में एक तीसरा व्यक्ति आता है। उसका नाम था विजय। विजय ने एक बिजनेस शुरू किया। पहले कुछ साल बहुत संघर्ष किया, फिर अचानक उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया। कुछ लोग बोले विजय ने कमाल कर दिया, लेकिन विजय खुद जानता था उसकी मेहनत के साथ साथ सही समय और सही परिस्थितियों ने भी उसकी मदद की थी। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति ने मेहनत की, सही डिसीजंस लिए, लेकिन बिजनेस असफल हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति मूर्ख था, और विजय की सफलता का मतलब यह भी नहीं कि हर कोई बिल्कुल वही काम करके सफल हो जाएगा। इससे हमें एक जरूरी बात सीखनी चाहिए। सक्सेस में लक की भूमिका होती है, और फेलियर में भी कभी कभी बैड लक की भूमिका होती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत कीजिए, और अपनी असफलता देखकर खुद को पूरी तरह असफल मत समझिए। अब कहानी फिर अमन पर लौटती है। अमन हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करता रहा। पहले 10,000 रुपये, फिर 15,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये। कुछ लोग उससे पूछते, इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा? अमन बस मुस्कुराता, क्योंकि वह एक चीज समझ चुका था, कंपाउंडिंग। मान लीजिए एक पौधा लगाया, पहले साल वह छोटा है, दूसरे साल थोड़ा बड़ा, तीसरे साल और बड़ा, लेकिन अगर आप लगातार पानी देते रहें, कुछ वर्षों बाद वही पौधा पेड़ बन सकता है। पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आपका पैसा रिटर्न कमाता है, फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, और समय के साथ ग्रोथ तेज हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में केवल रिटर्न महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार सबसे बड़ा फायदा यह नहीं होता कि आपने सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट चुना, बल्कि यह होता है कि आपने पर्याप्त समय तक निवेश जारी रखा। एक साल स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई, अमन के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू काफी नीचे चली गई। रोहित घबरा गया। उसने कहा, सब बेच दे, पैसा डूब जाएगा। अमन ने पूछा, क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं। क्या इकोनॉमी हमेशा के लिए खत्म हो गई? नहीं। तो फिर मैं सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से क्यों घबराऊं? यही इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग ग्रीडी हो जाते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यह समझना होता है कि वॉलेटिलिटी खेल का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने रिस्क को समझकर चलना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अचानक एक गलत शॉट खेलकर आप आउट हो जाते हैं। आपके पास टैलेंट था, लेकिन आप गेम में बने नहीं रहे। पैसों में भी यही बात है। अगर आप इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ले लेते हैं कि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खत्म कर दे, तो यह डेंजरस है। इसलिए सर्वाइवल फर्स्ट। पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आप गेम में लंबे समय तक बने रहें, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक खेलते रहे तो कंपाउंडिंग को काम करने का समय मिलेगा। एक आदमी 25 साल की उम्र में घर खरीद लेता है, दूसरा 35 में। एक व्यक्ति 30 की उम्र में बिजनेस शुरू करता है, दूसरा 45 में। एक व्यक्ति ज्यादा रिस्क लेता है, दूसरा कंजर्वेटिव रहता है।
कौन सही है, जरूरी नहीं कि कोई एक सही हो, क्योंकि हर व्यक्ति का फाइनेंशियल जर्नी अलग है। आपके माता पिता का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, आपकी इनकम अलग है, आपके खर्च अलग हैं, आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस अलग है। इसलिए किसी और की स्ट्रैटेजी देखकर अपनी पूरी जिंदगी की स्ट्रैटेजी मत बनाइए। एक रात रोहित अपने कमरे में बैठा था। उसने अपने पुराने फोटोज देखे, नई कार, महंगे होटल, महंगे गैजेट्स। लेकिन फिर उसने अपने बैंक अकाउंट को देखा। सेविंग्स बहुत कम थी। उसने खुद से पूछा, मैं इतना कमाता हूं, फिर भी मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों नहीं है? उसे जवाब समझ आने लगा। समस्या यह नहीं थी कि वह कम कमाता था, समस्या यह थी कि उसने इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा दी थी। उस रात उसने एक फैसला लिया। उसने कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं अपनाया। उसने बस शुरुआत की, कुछ खर्च कम किए, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया, डेट को कंट्रोल किया, हर महीने इन्वेस्टमेंट शुरू की, और सबसे जरूरी, उसने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है, फाइनेंशियल सक्सेस मैथमेटिक्स से ज्यादा बिहेवियर का खेल है। आपको यह पता हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो सकता है, आपको स्टॉक मार्केट के सारे चार्ट्स पता हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डर में गलत समय पर बेच देते हैं या लालच में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, तो नॉलेज भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। पैसों के मामले में आपका व्यवहार आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कई साल बीत गए। रोहित और अमन एक दिन फिर मिले। रोहित ने पूछा, अमन, तूने आखिर ऐसा क्या किया कि आज तुझे पैसों की इतनी चिंता नहीं है? अमन मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने कोई सीक्रेट नहीं सीखा, बस मैंने 3 चीजें सीख ली। पहली, मुझे हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लिए कितना पैसा पर्याप्त है। और तीसरी, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि एक गलती से मेरा पूरा भविष्य खत्म हो जाए। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काश मुझे ये बातें 10 साल पहले समझ आती। अमन ने कहा, अच्छी बात यह है कि आज समझ आ गई, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आपने पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है। पैसा इमोशंस है, पैसा हैबिट्स है, पैसा पेशेंस है, पैसा डिसिप्लिन है, और सबसे बढ़कर पैसा आपके जीवन के फैसलों पर आपके नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को देखकर सोचें, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वास्तव में अमीर दिखना चाहता हूं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं? क्योंकि महंगी कार आपको अमीर दिखा सकती है, बड़ा घर आपको सक्सेसफुल दिखा सकता है, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको लोगों की नजर में बड़ा बना सकती है, लेकिन आपकी बचत, आपका निवेश, आपका धैर्य और अपने समय पर आपका नियंत्रण, यही आपकी असली वेल्थ है। और अंत में याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही व्यवहार करना, क्योंकि money is not just about how much you earn. It's about how you think, how you behave, and how long you can stay in the game. अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मेरे लिए इनफ क्या है? शायद इसी एक सवाल का जवाब आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे।